नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोयल। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव हमारे साथ हैं। अगर उपेन यादव की बात की जाए तो उपेन यादव जयपुर में नौकरी की तैयारी करने से लेकर तो ये नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए लड़ाई लड़ने का सफर लड़ा है। सर, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका थिंक 360 पर। सर, आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी है जयपुर में। जो आप आपकी अगर शुरुआत की दौर की बात की जाए तो आपने जयपुर में नौकरी करने से शुरुआत की है अपने दौर की, और सफर रहा है जयपुर में नौकरी करने वालों के लिए लड़ाई करने, उनके जो बेरोजगार हैं उनके लिए लड़ाई, एक लंबी लड़ाई लड़ी है आपने। सर, सफर की बात की जाए, पहले बात की जाए सबसे पहले सर। देखो 2009 से 11 में मैंने डीएलएड भीलवाड़ा में हरिसेवा धाम से मैंने डीएलएड की। उसके बाद 2012 में जब मैं फरवरी में यहाँ से संघर्ष शुरुआत की थी, जब जी आरपीएससी से भर्ती परीक्षा आयोजित कराने की हम मांग कर रहे थे। पहले जिला परिषद के माध्यम से 2012 में भर्ती की जो सरकार की प्रक्रिया शुरू करने की बात करी थी, उसका विरोध किया था। और 2012 फरवरी में जो संघर्ष शुरू किया था, अब देख लीजिए आचार संहिता 9 अक्टूबर को लगी थी। 2023 तक ये संघर्ष लगातार चल रहा है। और इस संघर्ष के दौरान ना जाने कितनी बार जेल जाना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी। 300 से ज्यादा आंदोलन है, 4 राज्यों में आंदोलन है। 11 साल 8 महीने के संघर्ष के दौरान 2.5 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगारों को सरकारी जॉब मिली है। संघर्ष कामयाब हुआ, लेकिन कुछ खट्टे और मीठे अनुभव भी हैं। षड्यंत्र के थे, जेल भी जाना पड़ा। और राजनीतिक पार्टियां, नेताओं की कार्यशैली, इनकी जिस प्रकार लगातार संघर्ष करते, जैसे उत्तर प्रदेश के अनशन किया, रैलियां की, बड़े आंदोलन किया, या फिर गुजरात गए, तो उसके बाद जब बड़ा आंदोलन होता है तब मुख्यमंत्री किसी पार्टी को तब मुलाकात होती है। मुलाकात होती, कुछ मांगे भी होती है। जी लेकिन इस बार हमने ये देखा कि हर बार चुनावों में युवाओं की बड़ी भूमिका होती है। जी और जीत की चाबी युवाओं के पास रहेगी, और इस बार भूमिका भी युवाओं की होगी। तो इसलिए हमने अनोखा अलग हट करके करने का सोचा, जो मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया। सर, 2019 में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें आपकी मांगे, आप सरकार, आपकी मांगों के आगे सरकार को झुकना पड़ा था। यूपी महापड़ाव भी आपने किया था। एक लंबा संघर्ष था आपका। आपने जयपुर शहीद स्मारक पर एक लंबा धरना भी दिया था सर आपने। तो उसमें आप वहीं से प्रेरित होकर आपने आगे चुनाव लड़ने का सोचा है आपने। नहीं, चुनाव का तो जब जब लगातार यहाँ कार्यालय में मैं बैठता हूँ, युवाओं से मुलाकात करता हूँ, उनका चेहरा देखता हूँ और उनका दर्द देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनकी आवाज़ जब मैं सड़कों से 11 साल 8 महीने से लगातार उठा रहा हूँ, तो उस विधानसभा में जाकर जहाँ नीति निर्धारण होता है, जहाँ सिस्टम में घुसकर इनकी आवाज़ बेहतर तरीके से उठाऊँ, उनको न्याय दिला सकूँ। क्योंकि रोज रोज मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री से कब मुलाकात होती है? बड़ा आंदोलन होता है, तब जी कुछ मांगे पूरी हो पाती है। यदि मैं नहीं, मेरे कोई युवा साथी विधानसभा में जाता है, वहां सवाल उठाता, तथ्यात्मक बोलता, विधानसभा में तो मुख्यमंत्री से मुलाकात हो सकती है। विधायक बनता है तो वो सीधा मिल सकता है। तो ऐसे में युवाओं की सीधी आवाज सरकार तक पहुंचे है। क्योंकि आज युवा अपनी बात पहुंचाने के लिए कभी धरना, कभी प्रदर्शन, कभी अनशन, कभी लाठियां, कभी जेल, बहुत कुछ करता है। बहुत पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। जब राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटर 2 से 2.5 करोड़ युवा हैं जो वोट देंगे, जो किसी भी पार्टी का समीकरण बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। जब उनकी बड़ी भूमिका है, तो युवाओं को सभी राजनीतिक पार्टियों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, मैं मांग करता हूं। और उसी को देखते हुए युवाओं की, जब 2 अक्टूबर से हमने युवा संवाद बेरोजगार प्रोग्राम चलाया और युवाओं से संवाद किया, जब युवाओं ने कहा कि आपको आगे जाना चाहिए, उनकी मंशा, उनकी भावनाओं की समझते हुए मैंने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और मैं चाहता हूं कि उनकी आवाज अब सड़कों से, आवाज हमने उठाई है, तो अब विधानसभा में उनकी आवाज बुलंद करूं और आंख से आंख मिलाकर युवाओं की पीड़ा रखने का और सवाल पूछने का एक अधिकार हमें प्राप्त होना चाहिए। और जो मैं, यदि युवाओं का यूं ही प्यार, यूं साथ रहा, जनता का साथ रहा, तो एक दिन युवाओं के साथ साथ हर जनता की पीड़ा, आवाज में बुलंद करने का काम करूंगा। सर, उपेन्द्र यादव जी, अगर आपके एक लंबे सफर की, अगर लंबे कैरियर की बात की जाए तो आपने लगभग 12 साल तक आपने ये संघर्ष किया है। तो मुझे लगता है कि शायद आपने अशोक गहलोत की जो बात है उसे बहुत सीरियसली लिया है, कि वो कहते हैं कि वो एक कोई भी नेता ठोकर नहीं खाता, उससे पहले टिकट मांगने की दावेदारी कर देता है। तो मुझे लगता है आपने उनकी बात को बहुत सीरियसली लिया है। कई बार चुनाव है, मैं लोगों का बायोडाटा देखता हूँ और वो अपनी योग्यता ही बताते हैं। हम्म, तो मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में कोई ऐसा युवा होगा जिसने 300 से ज्यादा आंदोलन किया, जी जिसने 12 बार अनशन किया हो, दर्जनों बार जेल गया हो, 4 राज्यों में आंदोलन किया हो, 2.5 लाख लोगों को रोजगार दिलाया हो। और वैसे सोशल मीडिया की हम ट्विटर अन्य की बात करेंगे, तो राजस्थान में मेरा 7वां नंबर है। क्यों? इतना बड़ा परिवार क्यों है सोशल मीडिया पे? जी लोग चाहते हैं, एक आवाज में पहुंच जाते हैं।
और कई अनोखे रिकॉर्ड हैं, वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड भी रहा है सबसे बड़ा ज्ञापन देने का। जी। तो कुल मिलाकर सारी योग्यताएं हैं, और सारी योग्यताओं के साथ मैं उन युवाओं की पीड़ा, मैं मेरे स्वार्थ के लिए नहीं जा रहा, मैं आपके चैनल पे दावा कर रहा हूँ, मैं युवाओं की आवाज बुलंद करना चाह रहा हूँ, मैं सिस्टम में बदलाव लाने के लिए जा रहा हूँ। आज युवा भटकता है, रोता है, परिणाम समय पे नहीं आता, रोजगार समय पे नहीं मिलता, पेपर लीक हो जाते हैं, या फिर कुछ विसंगतियां होती है, प्रश्नों का विवाद होता है, अधिकारी गलती करते हैं, उसकी सजा बेरोजगारों को मिलती है। तो इन सब युवाओं को समय पे न्याय मिले, वाजिब मांग समय पे पूरी हो, तो उनकी आवाज बुलंद करना चाहता हूँ। जो युवाओं की आशा है, विश्वास है, आपने देखा होगा 11 साल 8 महीने तक युवाओं के विश्वास पे खरा उतरा हूँ। एक आवाज में बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार पहुंच जाते हैं। बड़ी बात है कि 7 जनवरी 2019 को, यानी कि दिसंबर 2018 में कांग्रेस सरकार बनी, और 7 जनवरी को मैं सड़कों पे उतरा था, और 9 अक्टूबर 2023 को कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव करा था। यानी कि आचार संहिता लगी, सरकार बनी, तब सड़कों पे था, आचार संहिता लगी तब मैं कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव कर रहा था। तो लगातार युवाओं के लिए सड़कों पर रहा हूँ, अनशन किया है, लाठियां खाई है, जेल गया हूँ, लेकिन कभी मैंने हार नहीं मानी, युवाओं के लिए लड़ा था। और यदि मुझे मौका मिला तो इससे बेहतरीन कार्य करूंगा, और युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जिन जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं, उसको ये नहीं पता सचिवालय में किस गेट से घुसकर किस डीओपी सेक्रेटरी कहाँ बैठता है, पंचायत सेक्रेटरी कहाँ बैठता है, एजुकेशन सेक्रेटरी कहाँ बैठता है, विभागों को पता नहीं, फाइलों का पता नहीं, भर्तियों का पता नहीं, युवा बेरोजगारों पीड़ा को पता नहीं, तो वो क्या जनता का भला कर पाएंगे। जब मुझे हर विभाग का, हर पीड़ा का, हर दर्द का मुझे पता है, तो कहीं ना कहीं मैं बेहतरीन युवाओं के लिए कार्य कर सकता हूँ, और उनके समस्याओं का निस्तारण कराने में अहम योगदान निभा सकता हूँ। लेकिन चुनावों में बड़ी भूमिका युवाओं की होगी, सभी राजनीतिक पार्टियों को यह भी पता है, क्योंकि पार्टी के वोट के अलावा परे हटकर युवाओं का जो सबसे बड़ी पीड़ा है, पेपर लीक, रोजगार, नौकरी, उसके साथ युवा है। मुझे उम्मीद है प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगार मेरे साथ है, और इन चुनावों में बड़ी भूमिका निभाएंगे। सर, छात्रों के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते एक जन नेता बनने का आपने प्रयास किया है, तो उपेंद्र यादव के लिए कहाँ से और कौन सी कहाँ से दावेदारी की जा रही है सर उपेंद्र यादव की? देखो, मैं ये सब कुछ युवाओं के लिए कर रहा हूँ। जी। युवा बड़ी आस में आते हैं, कई बार छोटे छोटे गलतियों की वजह से उनको नौकरी से बाहर कर दिया जाता है, परिणाम प्रोविजन में डाल देते हैं, उनको ज्वाइनिंग नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि सीधी आवाज सत्ता तक पहुंचाऊं, जब चाहूं मैं मुख्यमंत्री से मिल चुका हूं, जब चाहूं मैं विधानसभा में आवाज उठा सकता हूं। तो अब सिस्टम में घुसकर युवाओं की और मजबूती से आवाज उठा सकूं, उनको समय पे न्याय दिला सकूं, इसलिए मैं युवाओं के भविष्य के लिए जा रहा हूं। और वो भी काम करके, यानी कि 11 साल 8 महीने मैंने काम करके दिखाया है, वो कड़ी तपस्या करके दिखाई है, परिणाम देके दिखाया, और अब बेहतरीन परिणाम के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए मैं विधायक के चुनाव लड़ने के लिए जा रहा हूं। और युवा संवाद प्रोग्राम जारी है। यदि युवा संवाद प्रोग्राम के तहत युवा मुझे कहते हैं चुनाव नहीं लड़ना, तो नहीं लड़ूंगा। मैं युवाओं के, उनके विश्वास का, उनकी जो मंशा का हमेशा से मैंने स्वागत किया है, और उनके विश्वास पे खरा उतरा हूं। और इसके अलावा राजनीतिक दलों के विभिन्न नेताओं से मुलाकात भी हम करेंगे, उनसे भी जानेंगे उनकी क्या कार्य योजना है, कि लंबित भर्तियों, जो प्रत्याशित लंबित भर्तियों को क्या सरकार बनने के साथ प्राथमिकता के साथ करवाएंगे, जिन भर्तियों की वित्तीय स्वीकृति होगी क्या उनकी भर्तियां प्राथमिकता के साथ सरकार बनते निकालेंगे, जिनके नियम संशोधन होने, उन भर्तियों के नियम संशोधन करेंगे, और जिनके एग्जाम होना, जिनका कैलेंडर जारी हो, क्या उनके एग्जाम समय पे होंगे, पेपर लीक को लेकर उनकी क्या कार्य योजना है, क्या ठोस कदम उठाएंगे। इन सब की मंशा जानने के बाद, उनकी कार्य योजना जानने के बाद, किसी राजनीतिक दल को समर्थन देना नहीं देना, किसके साथ जाना नहीं जाना, दोनों सरकारों में हमें संघर्ष कर उनको तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद ही हम अंतिम निर्णय किसके साथ जाना है। कोई ऑफर सर अभी तक, या फिर तीसरा मोर्चा कुछ सोचा है आपने? भाजपा कांग्रेस तीसरा मोर्चा, काफी सर आज के समय में आपके पास ऑप्शंस हैं। नहीं, विकल्प बहुत है हमारे पास, और राजनीतिक पार्टियों से जब मुलाकात करके हम उनकी कार्य योजना जानेंगे कि क्या योजना है, क्या वो बेहतरीन कर सकते हैं युवाओं के लिए, उसके बाद हम सब मिलकर निर्णय लेंगे। और जो मैंने ऐलान किया, युवाओं की भावनाओं को देखते ही किया है, क्योंकि अब मैं देखता हूँ चुनाव में बहुत हर कोई उतरने के लिए तैयार है। मैंने जब जैसे ऐलान किया, तो कई नेताओं के जो उनके, आप कह सकते हो, और जो उनके हायर किए हुए ट्रोल कर रहे थे, उपेंद्र यादव भी राजनीति में आएगा। तो मैंने पूछा, आज तक युवाओं के लिए आपने क्या किया? जब युवा सड़कों पे सो रहे थे, लाठियां खा रहे थे, जेल जा रहे थे, पेपर लीक हो रहे थे, भविष्य को बेचा, कोई नहीं बोल रहा था, तब उपेंद्र यादव साथ खड़ा था। सर कब उपेंद्र तक? यादव हमेशा साथ खड़ा था। काली दिवाली, 2 दिवाली होगी मुझे दिवाली बनाए हुए, पिछली बार गुजरात था, उससे पिछले बार शहीद स्मारक था। तो युवाओं के संकट में उपेंद्र यादव खड़ा था, और युवाओं की आवाज बुलंद करने के लिए मैं विधानसभा में जा रहा हूँ, सिस्टम में घुस रहा हूँ, कि मेरे युवाओं को समय पे न्याय मिलना चाहिए। सर कब तक ये क्लियर हो जाएगा कि ये उपेंद्र यादव किस पार्टी के झंडे के नीचे, या फिर या निर्दलीय भी लड़ सकते हैं सर? ये कब तक क्लियर हो सकता है सर, ये वाली बात? आने वाले कुछ दिनों में इसकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने स्थिति आपके सामने स्पष्ट कर दी है कि पहले
राजनीतिक दलों के प्रमुख लोगों से मिलकर उनकी मंशा जाने की, उनकी क्या कार्य योजना है, लंबित नई भर्तियां, नियम संशोधन, और जिनकी वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है, जिनकी भर्ती परीक्षाओं, पेपर लीक, इनको लेकर क्या कार्य योजना है युवाओं के लिए, क्या वो सोचते हैं, क्या उनके घोषणा पत्र में होगा। ये तो एक बहुत राजनीतिक जवाब हो गया सर ये वाला। अगर मैं आम बोलचाल की भाषा में अगर साफ आसान शब्दों में पूछना चाहूँ तो कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, साफ शब्दों में देखो, मैं मान लीजिए निर्दलीय भी लड़ता हूँ या किसी पार्टी में भी जाता हूँ या कुछ करता हूँ, मैं अकेला सरकार तो नहीं बना रहा। जी। हम निर्णय ये लेंगे कि हाँ, जो हम ऐसे लोगों को चुने जो सत्ता में है, और सत्ता में आए तो उन लोगों की, युवाओं की मांगों को पूरा करें। युवाओं की मांगों को पूरा करवाना मेरा कर्तव्य है, उनकी समस्याओं को निस्तारण करवाना मेरा कर्तव्य है। तो हम सोच समझ कर, संवाद करके और अंतिम निर्णय लेंगे जो युवाओं के हित में बेहतरीन होगा। तो ये बेहतरीन निर्णय के लिए हम संवाद कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उसके बाद जो स्थिति स्पष्ट होगी आप लोगों को बता दी जाएगी। चलिए ये तो बता दीजिए कि टिकट दावेदारी की सीट से होगी? वैसे तो राजस्थान के हर युवा मुझे चाहता है, सब लोग ये कह रहे हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र पहुंचो, वहां पहुंचो, लेकिन शाहपुरा भी है, विराटनगर भी है, श्री माधोपुर भी है, चौमू भी है, 4 प्रमुख सीट जो मेरे आसपास की, मैं जयपुर ग्रामीण का रहने वाला हूँ, जो आसपास है, क्योंकि आसपास ही रहूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आवाज़ जयपुर में पूरे प्रदेश की आवाज़ उठानी है, युवाओं की आवाज़ उठानी है, आम आदमी की आवाज़ उठानी है, किसान की आवाज़ उठानी है, सबकी आवाज़ उठानी है, तो आसपास से रहना जरूरी है। तो ये आसपास की 4 विधानसभा क्षेत्र है, इसमें हम युवाओं से संवाद करके हम निर्णय लेंगे कि किस विधानसभा में चुनाव लड़ना उचित होगा, और यदि युवा कहते हैं कि चुनाव लड़ना उचित नहीं है तो भी मैं उनकी बात मानती हूँ, चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन अभी जो युवा संवाद प्रोग्राम 2 अक्टूबर से शुरू किया, लगातार जारी है, युवाओं की मंशा जानी, उनका दर्द को देखने के बाद ऐसा हमने निर्णय लिया कि चुनाव लड़ना चाहिए, जिसका ऐलान मैंने किया है। तो चुनावी समीकरण की अगर चारों सीटों की बात की जाए तो आपके लिए सबसे सुटेबल कहाँ बैठ रहा है? मैंने अभी बताया, युवा बेरोजगार संवाद के बाद, युवाओं से संवाद के बाद और सारे समीकरण देखने के बाद, राजनेताओं से मुलाकात के बाद, उनकी क्या मंशा है कि युवाओं के लिए उनकी क्या योजना है, उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी, उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव, जिनका कहना है कि आने वाले समय में वो 4 विधानसभा सीटों में से किसी एक सीट से अपना दावेदारी कर सकते हैं। लेकिन उपेंद्र यादव अभी पार्टी के सिंबल को लेकर बिल्कुल शांत है। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ मैं कुणाल गोयल, थिंक 360 जयपुर।